जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। मार्केट का जायज़ा लेते हैं जी। माशाल्लाह से जुमे वाले दिन भी मार्केट ने 900 पॉइंट्स जो हैं वो गेन किए और मार्केट की जो बेहतरी है, वो हर गुज़रते हुए दिन के साथ हमें तेज़ी में बदलती हुई महसूस हो रही है। वजह ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हो चुके, जैसे-तैसे भी हुए। इल्ज़ामात का सिलसिला चलता रहेगा। उसके बाद जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं, अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो बनने जा रही हैं। पंजाब की तरफ जो फ़ॉर्मेशन है वो रफ़ली मुकम्मल हो चुकी है। सिंध में भी आज कल में मुकम्मल हो जाएगी। तो 2 बड़े सूबे जो हैं, जो कि अक्सरियती हम कह सकते हैं जिसमें नंबर्स ऑफ सीट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो जब यहाँ पर स्टेबिलिटी आ जाएगी तो उसके बाद मामला जो है वो बलूचिस्तान और फिर जो है वो केपीके का बनेगा। आखिर में जो हुकूमत बनती हुई नज़र आ रही है वो केपीके की है। लेकिन किसी न किसी हवाले से ये जो मामला है, सॉरी, वो पाया तकमील तक इंशाअल्लाह पहुँच जाएगा अगले हफ़्ते के अंदर और फिर जो इसके साथ जो हमारी प्राइम मिनिस्टर का मामला है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो सूरत-ए-हाल जो है वो थोड़ी-सी नॉर्मलाइज़ होती हुई नज़र आ रही है। अब ये नॉर्मलाइज़ किस हवाले से बात हो रही है? सिर्फ़ फ़ॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट की बात हो रही है। अभी जो फड्डा है वो तो उसके बाद शुरू होगा, जब मुख्तलिफ़ किस्म के बिल्स जो हैं वो कौमी असम्बली में पेश किए जाएँगे। चाहे वो फाइनेंस बिल हो या इसके अलावा टैक्सेशन के हवाले से हों, कानून साज़ी के हवाले से हों, तो फिर काफ़ी सारे मामलात जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है वो पॉज़िटिव होती हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ पर एक सिचुएशन ये भी बनती है कि जो सूरत-ए-हाल थी मार्केट की जुमे वाले दिन, वो सुबह के वक़्त कोई इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब जो है वो ब्लूमबर्ग के हवाले से भी बातें आईं, कुछ आईएमएफ के हवाले से भी क्लैरिटी आई, क्योंकि उससे पहले इमरान खान साहब ये कह चुके थे कि वो एक ख़त लिखने जा रहे हैं आईएमएफ को कि पाकिस्तान के साथ जो जो भी डील करनी है उससे पहले इलेक्शंस का मामला निपटाया जाए। बहरहाल इसके ऊपर जो है वो हम एक अलहदा-सी व्लॉग भी करेंगे। लेकिन जिस वक़्त आईएमएफ के जो खातून जो थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उससे जब ये सवाल किया गया आप पीटीआई वाले माइंड ना कीजिएगा, वैसे ही एक शरारत ज़हन में आई है। तो उन्होंने पूछा जी कि वो इमरान खान साहब जो हैं, वो आपको खत लिखना चाह रहे हैं, तो उसने आगे से पूछा जी कौन इमरान खान? तो उन्होंने बताया जी कैदी नंबर 804। खैर मैं वो मादरत जी, बाज़ औक़ात जो है वो कुछ फ़िक्रे ज़हन में आ जाते हैं, तो वो फिर वो चले जाते हैं, फिर हमें उसका नुकसान भी होता है, व्यूवरशिप भी मुतासिर होती है, लेकिन चलें कोई बात नहीं। तो बहरहाल ये एक लाइटर मूड में था, तो फिर उसके बाद पीटीआई की तरफ से भी क्लैरिफ़िकेशन आई, तो मुझे उम्मीद है कि देखिए कोई भी जो मुल्क के लोग हैं, वो धमकियाँ-शमकियाँ ज़रूर इस किस्म की लगाते हैं, बाज़ औक़ात इस किस्म की हरकतें भी कर जाते हैं। माज़ी में भी हमने देखा वज़ीर ख़ज़ाना हमारे रहे, उन्होंने भी इस किस्म की हरकत करने की कोशिश की। अ, गो के मुल्क के मामलात में इस किस्म की हरकतें नहीं करनी चाहिए। धमकी भी नहीं लगानी चाहिए क्योंकि देखिए आखिरकार नुकसान तो हमारा ही होगा। तो बहरहाल जब आईएमएफ की तरफ से जो है ये थोड़ा-सा यूँ समझ लीजिए कि लाइटर मूड दिखाया गया तो मार्केट ने उसका अच्छा जो है वो बाउंस बैक दिया। अब देखिए हमने चीज़ों को डिस्कस करना होता है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। अब पॉलिटिकली जिसने जो भी किया उसका जो है हमने उसका कोई भी जवाब नहीं देना, लेकिन हमने ये देखना है कि उसकी बात से आगे से आउटपुट क्या आया और उस आउटपुट के नतीजे में मार्केट ने जवाब क्या दिया। तो जब आईएमएफ की तरफ से कहा गया, रिप्लाई आया तो उसका मार्केट ने मुस्बत जवाब दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हालात इस हवाले से खराब इंशाअल्लाह नहीं होंगे और आने वाले दिनों में हमें जो है वो मज़ीद बेहतरी नज़र आ सकती है। आगे चलते हैं जी, 900 पॉइंट्स जो है वो मार्केट ने डाले और सूरत-ए-हाल इंशाअल्लाह जो है वो आने वाले दिनों में मज़ीद ठीक हो जाएगी। ओजीडीसी जो है इसने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया। म गो के चंद दिन पहले मैंने गुज़ारिश की थी कि ओजीडीसी के ऊपर हमारी नज़र है, लेकिन ये बात भी एक हकीकत है कि जो लेवल हम निकाल के बैठे थे वहाँ तक ये नहीं गया। तो ये ऐसा होता है। ये अक्सर इस किस्म की जो बातें हैं वो मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस करता हूँ ताकि आप भी स्टॉक मार्केट में जिस वक़्त काम करें तो हकीकत के करीब रहकर करें, कि आपने चीज़ों को इवैल्यूएट करना होता है, उनके लेवल्स निकालने होते हैं। बाज़ औक़ात चीज़ें आपके लेवल तक नहीं पहुँचती, तो आपने उनके साथ जो वो क्या कहते हैं ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं करनी, आप किसी और शेयर का इंतख़ाब करना शुरू कर दें। 500 कंपनीज़ हैं, जो आप पे लेवल पे आए आप उसको बाय कर लें।
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिनके पास है वो आप थोड़ा इंतज़ार कर लीजिएगा, जो पिछले दिनों काफ़ी जो थे वो अफ़सुर्दा थे, इंशाल्लाह उनका मामला हल हो जाएगा। आगे चलते हैं जी और मज़ीद देखते हैं कि आज आज से मुराद जुम्मे वाले दिन सर्किट ब्रेकर की क्या सिचुएशन रही। तो माशाल्लाह से 12 कंपनीज़ अपर कैप हैं। इसमें काबिल ज़िक्र कंपनीज़ में देखा जाए तो पाकिस्तान केबल है, क्रिसेंट स्टील है, 2 कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि इंटरलूप है। चंद दिन पहले ही अभी लोग पूछ रहे थे जी कि ये इंटरलूप क्यों नहीं चल रहा? देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा स्टॉक मार्केट में, हर वक़्त हर सेक्टर नहीं परफ़ॉर्म कर रहा होता और हर सेक्टर जिस वक़्त मार्केट मूव कर रही होती है, तो एक के बाद दूसरे सेक्टर की बारी आती ज़रूर है। आपने पेशेंस से काम लेना होता है। आपने चीज़ों को इवैल्यूएट किया, लेवल्स निकाल लिए, पोज़ीशन ले ली, फिर पेशेंस, फिर सुकून से काम करें क्योंकि आप डे ट्रेडर तो है नहीं। अगर आप डे ट्रेडर हैं, तो फिर आपको थोड़ा-सा डिफरेंट अंदाज़ में सोचना चाहिए। फिर आपकी जो पोज़ीशन लेने का तरीकाकार होगा, वो भी मुख्तलिफ होगा। फिर आप इस तरह से नहीं करेंगे कि आप जी मैंने जो इंटरलूप है वो खरीदा हुआ है, 2 हफ़्ते हो गए हैं, वो चला नहीं या फलाँ शेयर जो है वो मैंने 3 हफ़्ते लिए मैं खरीदा हुआ है, 3 हफ़्ते हो गए हैं, वो चला नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये अभी कल जो हमारा ट्रेनिंग सेशन था, उसमें भी हम इसी बात को डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट में पाँव रखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हू यू आर। क्या आप ट्रेडर हैं? आप इन्वेस्टर हैं? आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कि शॉर्ट टर्म के लिए देखना चाहते हैं? आपने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। लेकिन अगर आपने आज शेयर खरीदा और वो अगला 1 हफ्ता या 2 हफ्ते नहीं चला और आप परेशान हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट द इन्वेस्टर। इवन कि आप तो स्विंग ट्रेड में भी नहीं आते, क्योंकि स्विंग ट्रेड में भी चीज़ों को वापस अपने जो है वो लेवल पर आते हुए बाज़-औक़ात 2-2 महीने लग जाते हैं। स्विंग ट्रेडर ऐसा नहीं होता, ये अक्सर लोग कहते हैं जी मैं स्विंग ट्रेडर हूँ जी, उससे आप पूछें तो वो कहेगा जी उसको भी क कन्फ्यूजन होगी। स्विंग ट्रेड का मतलब होता है कि जहाँ से शेयर एक बार चला फिर उसके नज़दीक जब वो वापस आएगा तो देन आप उसको बाय करेंगे, फिर आप उसको टॉपर बेचेंगे, सर उसमें भी वक़्त लगता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 5 दिन में या 2 हफ्तों में अगर आप ये पूछने पर मजबूर हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जी मेरा शेयर नहीं चला, तो इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट द इन्वेस्टर, यू आर नॉट द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, यू आर नॉट द स्विंग ट्रेडर। आप ट्रेडर हैं, तो फिर जब आप ट्रेडर हैं, तो फिर आप ऐसे शेयर का इंतखाब मत कीजिए। फिर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर का इंतखाब कीजिए, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ट्रेड लेनी है। तो ये चीज़ें सीखने वाली हैं, अपने आप को बताने वाली हैं। यही वजह है कि अगर आप हमें पता हो कि हमने ये शेयर क्यों खरीदा था या मैं इन्वेस्टर हूँ या मैं ट्रेडर हूँ, तो ये कभी भी हमारे जो ये जो वीडियोज़ होती हैं या हमारे पर्सनल व्हाट्सएप्स होते हैं, वो कभी भी ना भरें। क्योंकि हर बंदे को पता हो उसने वो शेयर क्यों खरीदा है। बेसिकली मसला यहाँ पे खड़ा होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमने शेयर क्यों खरीदा है। तो ये चीज़ें अपने आप को बतानी चाहिए। आगे चलते हैं जी। लोअर कैप की बात करते हैं तो लोअर कैप में कोई काबिल ज़िक्र कंपनी नहीं है। बीफो आया नीचे लेकिन कोई बात नहीं, शेयर अच्छा है, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी ओवरऑल मार्केट में सिचुएशन कैसी रही और किस-किस सेक्टर ने कितना-कितना परफ़ॉर्म किया। ऑयल एंड गैस और कमर्शियल बैंक्स ने लीड किया 300 और 250 पॉइंट्स के साथ और इंशाल्लाह ये अब चीज़ें आगे जाती हुई नज़र आ रही हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि अनाउंसमेंट्स क्या रहीं जुम्मे वाले दिन। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का रिज़ल्ट रहा ₹11 की अर्निंग बहुत अच्छी अर्निंग है, ₹2.5 का डिविडेंड है लेकिन इससे पहले ये जो क्वार्टरली डिविडेंड है वो अच्छा दे चुका है। इसलिए ये ₹2.5 का डिविडेंड जो है इस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं जी मुदारबा है 32 पैसे की अर्निंग है। देन उसके बाद टाटा टेक्सटाइल है ₹4.22 की अर्निंग है। नीमर इंडस्ट्रीज़ है 94 पैसे की अर्निंग है, अर्निंग कम आई है इस बार इनकी वैसे। उसके बाद पाक एग्रो है 40 पैसे की अर्निंग है, रूपाली ने ₹6.19 का लॉस किया है। रूपाली चल नहीं पाया जिस तरह से इसकी टेक्नोलॉजी लेकर आए थे। सुनने में तो ये था उस दौर में कि काफ़ी ज़्यादा परफ़ॉर्म करेंगी लेकिन कोई मसाइल हैं शायद, उस तरह से परफ़ॉर्म नहीं कर पा रही। उसके बाद बन्नू वुलन है ₹39 की अर्निंग है। वो क्या कहते हैं कफ़न फाड़ के अर्निंग दी है इसने बहुत अच्छी अर्निंग है। हबीब बैंक है जी ₹38 की अर्निंग, ₹4 का डिविडेंड है। मरी बेवरी का हमने कभी डिस्कस ही नहीं, मैंने कभी ज़िंदगी में इसके फाइनेंशियल्स नहीं चेक किए। तो इसलिए माज़रत जी, जिनके पास है वो खुद ही देख लें। उसके बाद है जी पाक गल्फ लीज़िंग है 78 पैसे की अर्निंग है, बहुत अच्छी अर्निंग है।
सितारा केमिकल्स है ₹7 और 94 पैसे की अर्निंग है, लेकिन दिया-दिलाया कुछ नहीं। थट्टा सीमेंट का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, ₹2.41 की अर्निंग है सेकंड क्वार्टर की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने पे ये ट्रेड हो कर रहा है, उसके आगे-पीछे इसकी अर्निंग जा सकती है। आगे-पीछे से मुराद अगर 50-60% पे भी चली जाए, तो नॉट बैड है। तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। तो देखिए इस मईशत की इस कमज़ोर सिचुएशन के अंदर भी अगर कंपनीज़ इस तरह से परफ़ॉर्म कर रही हैं, तो अगर थोड़ा-सा हमें जो है वो धक्का मिल जाता है और इकोनॉमी का पहिया जो है वो थोड़ा-सा चलना शुरू हो जाता है, तो मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा नहीं तो कोई 20% का इंक्रीज़ जो है, वो हमारी कंपनीज़ की अर्निंग में आ सकता है। और 20% का इंक्रीज़ जब आएगा तो फिर मार्केट आप खुद सोच लीजिए कहाँ पे जाना चाहिए उसको। लेकिन मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता। दरमियान में ज़ाहिर-सी बात है डिप्स आएँगी। लोगों ने नाराज़ होना है, हुकूमतों ने नाराज़ होना है, टैक्सेस पे फड्डा पड़ेगा। आईएमएफ जो है वो मुल्क उसके खिलाफ जो है वो मुल्क के अंदर मुज़ाहरे होंगे। ये मैं देख रहा हूँ, ये मेरी असम्पशन है कि आने वाले दिनों में आईएमएफ के ऊपर गाली-गलौच होगा। तो ये सिलसिला चलेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह से मैंने इसलिए कहा कि वो आपके लिए अपॉर्च्युनिटी बनाएगा। उससे आपने घबराना नहीं है। जिस तरह खान साहब कहते हैं ना, घबराना नहीं है आपने। 1-2 खबरें हैं, वो भी हम शामिल कर लें। पॉलिटिकल के हवाले से तो मैंने शुरू में बात कर दी कि क्या सिचुएशन है, गवर्नमेंट्स बन रही हैं। पाकिस्तान केबल के हवाले से एक न्यूज़ है और यही वजह बनी इस कंपनी के अपर कैप होने की भी कि पाकिस्तान केबल का जो बोर्ड है, उसने प्रूव कर दिया है कि लैंड जो है, उसको बेच दिया जाए और कर्ज़े की रीपेमेंट कर दी जाए। अब देखें रीपेमेंट एंड रीलोकेशन प्लान 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो बात ये है कि अगर तो आपने ज़मीन बेच के और रीलोकेशन प्लान करना है और उससे आपने अपने कर्ज़े जो है वो उतारने हैं, तो ये कोई अच्छी पॉलिसी नहीं होती। ये तो वही बात हो गई कि जिस तरह से नशई जो है वो घर के जो है वो बर्तन बेचने शुरू कर दे। प्रोडक्टिविटी जो है ये बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपने ज़मीन बेचनी है, तो ज़मीन तो एक एसेट है ना कंपनी का। आप एक एसेट बेचकर कंपनी को रीपेमेंट कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ देखिए जो हमारे एनालिस्ट होते हैं, उनका भी आपस में इख्तिलाफ इन्हीं चीज़ों पर होता है ना, कि एक चीज़ को एक बंदा मुस्बत समझ रहा होता है। अब देखिए मुस्बत समझा लोगों ने तो शेयर जो है वो अपर कैप हो गया। अब जो मेरे जैसे लोग हैं, हम ये समझते हैं कि ये कोई इतनी अच्छी पॉलिसी नहीं है। तो ये होता है बेसिकली, ऐसा नहीं होता। अगर सब लोग एक जैसा सोचना शुरू कर दें, तो फिर तो दुनिया की तरक्की रुक जाएगी ना। तो मेरा ये ख़्याल है कि ये कोई इतनी अच्छी पॉलिसी नहीं है, लिहाज़ा ज़्यादा इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। एसेट अगर कंपनी का निकल जाएगा तो यकीनन सूरत-ए-हाल मुस्तकबिल में कोई ख़राब हो इसका मतलब है कि इनके पास कोई मैनेजमेंट की या कोई पॉलिसीज़ की कमी है किसी जगह पर। बहरहाल इसके ऊपर इंशाअल्लाह मज़ीद जो है वो तफ़सील हम पढ़ेंगे तो फिर इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। फ़िलहाल ये टाइटल के ऊपर मैंने गुफ्तगू की है। जिनके पास है वो बहरहाल एन्जॉय कीजिए अपर कैप को। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर सोचिएगा कि ज़मीन बेचकर जो है वो कर्ज़ा अदा किया जा रहा है। आखिर में हम डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। आज से मुराद जुम्मे वाले दिन की कैंडल है, बहुत अच्छी कैंडल है और अमूमन ये देखा गया है कि जब चीज़ें जो हैं वो अपने एक लेवल से होकर आती हैं, तो देन वो एक बाउंस बैक देती हैं। अब मैं ये जो है वो स्पेकुलेशन नहीं कर रहा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मार्केट जो है वो 65 तक जाएगी इंशाल्लाह और देन जो है वो डिपेंड करेगा कि आईएमएफ के साथ हमारे मामलात कैसे चलते हैं, जो कि पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पॉज़िटिव होंगे, तो फिर मार्केट जो है वो अपने हाई 67 या उससे ऊपर भी जा सकती है। लेकिन ये दरमियान में ज़िग-ज़ैग ज़रूर आएँगे। टेक्निकल्स की बात करें साथ में अगर हम कुछ थोड़ा-सा आरएसआई को देखें कि आरएसआई क्या कहता है, आज हम मैकडी को भी थोड़ा देखेंगे। वीकेंड की वीडियो अक्सर जो है वो हमारी थोड़ी-सी तफ़सील तलब होती है। इस वक़्त आरएसआई जो है वो रफ़ली 52 पर है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आरएसआई 70 पर जाएगा तो हमारी मार्केट जो है वो इंशाल्लाह 65 पर होगी। लिहाज़ा वहाँ पर हमें कुछ थोड़ा-सा डिप जो है वो देखने को मिल सकती है वक़्ती तौर पर। एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है वो जो है वो शायद अभी हमें ना मिले। हाँ, अगर कोई हमारे यहाँ कोई जो है वो चाँद ना चढ़ गया तो। उसके साथ अगर हम मैकडी को देखें कि मैकडी क्या कहता है, तो मैकडी जो है इसमें भी बाय की कॉल जो है वो जनरेट हुई है जुमे वाले दिन। तो दोनों इंडिकेटर्स जो हैं ये मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। एक तो हमारा आरएसआई जो है
वो हमारे न्यूट्रल ज़ोन से थोड़ा ऊपर है, 52-53 के करीब है और मैकडी जो है, इसने काफ़ी अरसे के बाद अगर आप ये थोड़ा-सा गौर करें, जो लोग टेक्निकल्स पे काम करने वाले हैं, ज़रा इसको बड़ा कर लें, मैकडी को, तो ये आप देखिए कि मैकडी ने कितने अरसे के बाद जो है वो बाय की कॉल जनरेट की है। ये अगर आप थोड़ा-सा पीछे जाएँ, तो इसने सेल की कॉल जो थी, ये जनरेट की थी रफ़ली ये हमें देखना होगा। दिसंबर के महीने में इसने जो थी वो सेल की कॉल जनरेट की थी और आज आज से मुराद जुमे वाले दिन जो है इसने बाय की कॉल जनरेट की है। तो काफ़ी अरसे के बाद रफ़ली कोई 2 से ढाई महीने के बाद जो है वो मैकडी ने परफ़ॉर्मेंस शो की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हालात बेहतर हो सकते हैं। ये आप थोड़ा-सा ज़रा गौर कीजिए तो गुज़िश्ता आपको काफ़ी अरसे के बाद जो है ये एक ग्रीन हिस्टोग्राम बनता हुआ नज़र आया है और पॉज़िटिविटी की तरफ जो है वो मार्केट जा सकती है। तो यकीनन एक अच्छा इंडिकेटर है। मैं कभी-कभी इनको देख लिया करता हूँ, तो मेरा ख़्याल है कि मार्केट जो है वो एक अच्छा मूड बनाने जा रही है। तो बस जी आपके पास जो पोर्टफ़ोलियो है उसके मुताबिक काम कीजिए। मार्केट में बाय की कॉल जो है वो मैकडी की जनरेट हो चुकी है, तो यकीनन बहुत सारे लोग देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पर ये ऐड करता चलूँ, जिस तरह से कि अक्सर हम लोग ये गुज़ारिश कर रहे होते हैं कि स्टॉक मार्केट का हर शेयर हर बंदे के नहीं होता, इसी तरह से हर इंडिकेटर भी हर बंदे के लिए नहीं होता। बहुत सारे लोग जो हैं वो मैकडी के साथ काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग आरएसआई के और बोलिंजर बैंड के साथ काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो मूविंग एवरेज प्लस आरएसआई के साथ काम कर रहे होते हैं। ये अपना-अपना कॉम्बिनेशन बनाया होता है। जो टेक्नीक उनकी समझ में आ जाती है या जो टेक्नीक उनको फ़ायदा दे रही होती है, वो उसी के मुताबिक काम करते हैं। आप ये कभी ना सोचा करें कि जी वो फलाँ बंदा जो है, वो जिस इंडिकेटर के मुताबिक काम करता है वो दुरुस्त है, ऐसा नहीं है। आप जिस वक़्त तहकीक करेंगे तो हो सकता है कि आप जो कॉम्बिनेशन बनाएँ, वो उससे उलट बनाएँ। वो जिस इंडिकेटर को पसंद ना करता हो, वो इंडिकेटर आपको जो है वो अच्छी परफ़ॉर्मेंस देना शुरू कर दे। तो आपने सिर्फ़ ये तहकीक करके देखनी है कि आप किस-किस इंडिकेटर के ऊपर जो है वो बेहतर तरीके से रिज़ल्ट ले सकते हैं। सिंपल इज़ दैट। तमाम के तमाम इंडिकेटर्स अच्छे हैं, तमाम के तमाम इंडिकेटर्स बुरे हैं। क्योंकि अगर आपको इंडिकेटर्स का नहीं पता कि वो परफ़ॉर्म कैसे करता है, वो रीडिंग्स कैसे लेता है, तो आपको उसकी कोई समझ नहीं आएगी। वो जितना चाहे अच्छा इंडिकेटर हो, अगर आपको उसका फ़ायदा नहीं है, तो यकीनन वो अच्छा इंडिकेटर नहीं है। इंडिकेटर्स को समझिए, जो इंडिकेटर आपकी समझ में आ जाए, वो इंशाल्लाह जो है वो आपके लिए बेहतर होगा और हकीकत बात ये है कि तमाम के तमाम इंडिकेटर्स जो हैं, ये काम करते हैं, लेकिन इसको समझने का तरीकाकार थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। बस जी, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जो है वो एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।